जब भी हम ऊष्मा की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में तुरंत किसी भी वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना दिमाग में चलने लगता है। वास्तव में जब भी किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन की बात करते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा का आभास होने लगता है। हमारी ऊष्मा और कार्य दोनों एक दूसरे में स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे यदि मुझे ठंडी लग रही है, मुझे अपने आप को गर्म करना है, मुझे अपना हाथ को गर्म करना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि मैं माचिस जलाऊं और किसी लकड़ी को जलाने के बाद में मैं अपने हाथ को डायरेक्ट गर्म कर लूं, या दूसरा रास्ता ये है कि मैं अपने हाथ को ऐसे करके रब करना शुरू कर दूं, तो इस तरह से भी मेरा हाथ गर्म हो जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में आप देखोगे कि जब हम अपने हाथ को जब इस तरह से गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम कार्य कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं और यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। जब भी किसी दिशा में जब आप बल लगाते हो तो वहाँ पे विस्थापन होता है, और जब विस्थापन होता है तो वहाँ पे कार्य होना तय हो जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम 9 बजे साइंस को डिस्कस करते हैं। तो हम आज की इस टॉपिक में हम ऊष्मा को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और जितने लोग भी 9 बजे जुड़ते हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग बाद में देखते हैं उनका भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे इस टाइम पे राकेश जी, वैशाली मैम, पिंकी मैम, BA शंकर काली, विदित जी और प्रभाकर जी, ओम सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि इस सेशन में आप अंत तक बने रहेंगे और अपने स्वयं का आप मूल्यांकन करेंगे कि सच में आप इतने क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भर दीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आए। तो चलिए मेरा पहला सवाल ये रहा कि बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि। बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और साथ ही साथ में आप ये बताइए कि ये बताइएगा आप कि केल्विन पैमाने पे जो एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है। और साथ ही साथ में आप बता दीजिए डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बॉइलिंग पॉइंट और हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। और आप एक सवाल का और जवाब दीजिए कि यदि हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन जो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, वो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये भी आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो बर्फ़ को बुरादा में पैक किया जाता है। बर्फ़ को हम बुरादा मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े को हम क्या कहते हैं, बुरादा कहते हैं। जैसे छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, ये सब इसको हम क्या कहते हैं, बुरादा कहते हैं। ऐसा करने का रीज़न क्या होता है कि बर्फ़ को बुरादा में हम पैक करते हैं। आपके आंसर आना शुरू हो गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, दो टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ा होगा, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, या ऊष्मा कुचालक और सुचालक। कुचालक क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक इतनी लंबी रॉड है, यदि हमने आपको यहाँ पे गर्म किया, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, हमने यहाँ पे गर्म करना शुरू कर दिया, सिरा A को गर्म किया तो सिरा B भी धीरे धीरे गर्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह पदार्थ क्या है, सुचालक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जैसे हमारे पास लोहे का रॉड, ये लोहे का रॉड है, यदि आप इसको यहाँ पे गर्म करोगे तो क्या होगा, ए भी, सिरा B भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यदि मैं लकड़ी की बात करूँ तो लकड़ी क्या होता है, यदि लकड़ी को आप यहाँ पे गर्म कीजिए तो यहाँ पे गर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लकड़ी कुचालक है। तो इसीलिए जितने भी तवा होंगे आपने देखा होगा, तवा में भी क्या करते हैं, जो हैंडल होती है वो हम लकड़ी के लगाते हैं। ठीक है, इस बात को कन्फर्म कर लीजिएगा। एक बुरादा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। और ऊष्मा की मात्रा क्या होती है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में क्या पाया जाता है हमारे पास, वाटर, क्या, पानी हमारा तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। याद रखना, कपूर ऊर्ध्वपातन की क्रिया वह क्रिया होती है जो सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। ये क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण कपूर। याद रखना। केल्विन की बात करें तो केल्विन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास क्या होता है, वाटर की बात करें तो 273,
जो एक्चुअली होता है 1.5 केल्विन होता है, लेकिन आप 273 याद रखना क्योंकि आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, ठीक है, कि आप करेक्ट वैल्यू याद करोगे, जनरली इतना ही आपको याद रखना है। और मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 373 होता है, मतलब इन दोनों में कितने डिफरेंस होता है, 100 खानों का डिफरेंस होता है, ठीक ठीक याद रखिएगा। और सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, पानी उबलने लगता है। और एक बात और याद रखना कि जब भी हम सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि कोई हमारे पास ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड को आप किस में बदलो, केल्विन में बदलिए। केल्विन में कितना होगा, तो आप क्या कहते हो, केल्विन बराबर क्या होता है, C + 273। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 15 प्लस के 273 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 1 8, ये ठीक है, तो 288 केल्विन हो जाएगा। तो 15 डिग्री को यदि हमें केल्विन में बदलना है तो हम उसमें क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। चलते हैं कुछ आगे। ये देखिए, इन सब सवाल को हम करवा चुके हैं, है ना। ये सवाल ऐसे हैं जो कि पेपर में हमेशा आते हैं। आपको पता होगा लिफ्ट से, आपको पता होगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, जब ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का भार क्या होगा, कम होगा, मतलब हल्का होगा या घटा हुआ प्रतीत होगा। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो जो लिफ्ट होगा, लिफ्ट में स्थित जो पिंड होगा उसका भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, है ना, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है ना, बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ठीक, आपने लिफ्ट में कभी चढ़ा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा, ठीक है, आई होप। और एक बात और याद रखिए, जैसे हमारे पास ये चिंटू है ना, ये चिंटू लिफ्ट में चल रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, लिफ्ट की डोरी किसी ने यहाँ पे क्या कर दिया, कट कर गया, तो चिंटू तुरंत नीचे गिरेगा। तो जब तुरंत नीचे गिरेगा तो इस समय पिंड का भार क्या होगा हमारे पास, उस समय पिंड का भार क्या होगा, W बराबर 0 होगा, शून्य, एक भारहीन अवस्था में नीचे गिरेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और बात करें हम G का अधिकतम मान कहाँ होता है, तो G का अधिकतम मान कहाँ होता है, जल्दी बताओ, ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुवों पर G का मान अधिकतम होता है ना। G का मान न्यूनतम कहाँ होता है, बताओ जल्दी बताओ, न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर या फिर केंद्र पर। कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। ध्रुव का G का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है, परिवर्तन होता है, घटता है, ठीक है ना, क्या होता है, घटता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर क्या होता है, G का मान कम होता है, और G का मान होता कितना है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल को करिए, ठीक है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, कोई भी पिंड ऊष्मा का अधिक अवशोषण का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, है ना। क्या होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब सोखना किसी चीज़ को, आप समझ रहे हो, किसी चीज़ को सोखना। जैसे आपका कपड़ा बिल्कुल से क्या है, कपड़ा एकदम सूखा हुआ है, जब आप पानी में डालते हो तो पानी को क्या करता है, अवशोषित करता है, सोख लेता है, ठीक है। अवशोषण कौन करता है, तो आपको पता होगा कि जब भी आप गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े पहनते हो, आप गर्मी के दिनों में आप पहनते हो क्या, सफ़ेद कपड़े पहनते हो, है ना, सफ़ेद कपड़े पहनते हो। और सर्दी के दिनों में कौन से कपड़े पहनते हो आप, सर्दी के दिनों में आप बिल्कुल से जो ऐसे कपड़े जिनकी ऊष्मा को अधिक अवशोषित कर लेते हैं उनको आप पहनते हो। सफ़ेद कपड़े क्या होते हैं, ऊष्मा के परावर्तक अच्छे माने जाते हैं, इसलिए जो गर्मी, जब भी प्रकाश इन सफ़ेद कपड़ों पे पड़ती है तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, परावर्तित हो जाती है, मतलब सफ़ेद कपड़े एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाते ऊष्मा को, है ना। और एक बात और याद रखना, यदि आप गर्मी में दिन भर यदि आप काले कपड़े को पहन लिए तो क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, आपके अंदर घमौरिया हो जाएगी, फिर चले जाओगे आप नाइसल से नवरत्न पाउडर खरीदने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कौन करता है, काला और खुरदुरा। इसलिए आप देखते होंगे कि गर्मी में काले कपड़े नहीं पहना जाता, है ना, लेकिन दुनिया 360 डिग्री फैशन, मना हम आप कैसे कर सकते हैं। आगे चलें, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, सिर्फ आप हमें ये बता दो इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। वायुयान, है ना, वायुयान और तथा मोटर नाव की गति नापने के लिए कौन सा उपकरण का नाम क्या है, जल्दी बताओ। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाले उपकरण का नाम क्या होता है, हाइड्रोफोन होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोन होता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने का वाला उपकरण क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, टेकोमीटर। क्या होता है, टेकोमीटर। ये बता रखे हैं आपको। हवा की शक्ति
हवा की गति एवं शक्ति कौन नापता है? ये मापता है एनीमोमीटर। क्या होता है? एनीमोमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर मत कह देना, एनीमोमीटर। और एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को नापता है। किसकी सहायता से समाचार स्वतः ही टाइप होते रहते हैं? टेलीप्रिंटर। क्या होता है? टेलीप्रिंटर। इसको भी आपको याद रखना, मैं बता रखा हूँ, ठीक है। आगे चलें। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्या आपने कितने लोग पहले गांव से हैं? सब लोग कमेंट करो। क्या आपने देखा है क्या कि जब भी ठंडी पड़ती है तो हैंडपंप का पानी क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, जल्दी बताओ, है ना। क्या हुआ आज विदित जी? बताओ सब लोग, जल्दी बताओ। आप लोग इतने मायूस क्यों हो आज? आपके दिल के साथ किसी ने खेल लिया क्या? बताओ, कमेंट बॉक्स में करो। ऐसा है क्या? इतने मायूस लग रहे हो? क्या आप दिन भर में बहुत लोगों ने आपका दिल दुखा दिया क्या? हैं? जल्दी कमेंट बॉक्स में करो। इसका आंसर क्या होगा? शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्योंकि जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी क्या होती है? मिट्टी उष्मा की कुचालक होती है। उष्मा की मिट्टी जो होती है उष्मा की कुचालक होती है। तो पानी तो मिट्टी के अंदर रहता है। जब उष्मा की कुचालक मिट्टी होती है, पानी अंदर रहता है, तो तुम जरा बताओ कि हमारी पानी जो मिट्टी के अंदर है वो ठंडा कैसे हो सकती है? तो वो अपने ताप पर ही बनी रहती है। वो बिल्कुल क्या करती है? ऊपर आती है और वो पानी हमको क्या होता है? गर्म लगता है। ठीक है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर उतना ही रहता है। आप एक बात बताओ, आपने ठंडी के दिनों में देखा होगा कि आपके मुंह से भाप निकलता है क्या? जल्दी बताओ, मुंह से भाप निकलता है क्या? गर्मी के दिनों में नहीं निकलता है? गर्मी के दिनों में भी निकलता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका रहता है कि गर्मी के दिनों में पता ही नहीं चलता। लेकिन ठंडी में जब भी टेम्परेचर डाउन रहता है सराउंडिंग का, तो जब भी हमारे मुंह से जब भी गर्म गैसें निकलती हैं, तुरंत वो वाइब्रेट हो जाती हैं, है ना। और गर्मी में तो इससे ज़्यादा तो हवाएं गर्म रहबे करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पानी के भीतर तापमान वायुमंडलीय के तापमान से बिल्कुल अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। पंपिंग क्रिया में घर्षण पैदा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। पंपिंग क्रिया में यदि आपको नल चलाते वक्त घर्षण पैदा से पानी गर्म हो जाए तो गीजर किस लिए पिंकी रखी है? बताओ, फेंक देना फिर, है ना। क्यों राकेश जी? भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से उष्मा अवशोषण कर लेता है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। आगे चलें। ये लीजिए, हमने आपको बताया था कि दो तरह की राशियां होती हैं, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। जब भी सदिश की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? परिमाण प्लस के दिशा। परिमाण और दिशा, जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जितने भी साइंस वाले हैं, कभी तो पढ़े होंगे ना। इसके बिना साइंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी सदिश राशियां होती हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको वेक्टर पढ़ना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको ऐड करो, तो आप जनरली जैसे आप जोड़ घटाना करते हो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है, इनमें परिमाण भी है, दिशा भी है। दिशा कैसे जोड़ोगे आप? बताओ। परिमाण तो आप जोड़ लोगे। तो सदिश राशियों के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता हो, लेकिन अदिश राशियों के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है। कार्य की बात करें तो कार्य हमारे पास, हम बार बार चिल्ला के बता चुके हैं आप लोग को, जब भी दो राशियां, याद रखना, जब दो, एक सदिश है ना, एक सदिश, एक स्केलर, एक हमारे पास वेक्टर, एक सदिश से एक अदिश का गुणा होता है तो हमारे पास क्या निकलता है कि वेक्टर सदिश प्राप्त होता है। लेकिन जब एक वेक्टर का गुणा होता है, जब सदिश का गुणा होता है तो क्या होता है? एक हमारा अदिश राशि प्राप्त होता है। तो कार्य क्या है? कार्य हमारे पास एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल भी सदिश राशि और विस्थापन भी सदिश राशि, इसलिए सदिश गुणे सदिश बराबर अदिश, है ना। वेग, त्वरण, बल कैसी राशि है भाई? ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। FPS में लंबाई का मात्रक क्या होता है? FPS बोले तो बताओ, FPS बोले तो FPS फुट पाउंड, क्या हो गया हमारे पास? पाउंड। वहीं पूछा होता लंबाई नहीं द्रव्यमान पूछ दिया तो क्या कहते हैं आप? सॉरी, फीट होगा। क्या होगा? फीट। वहीं द्रव्यमान पूछा होता तो पाउंड, समय पूछा होता सेकेंड। सीजीएस मात्रक में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का पाउंड, FPS। आगे चलें, चलो बताओ ये सवाल। राकेश जल्दी बताओ, जितने लोग भी जुड़े हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जलन किससे पैदा होती है? आप कहोगे सर पड़ोसी वाले से जलन पैदा होती है ना।
होती हैं अक्सर करके, स्टूडेंट होती थी ना, पढ़ने आती थी, जो सेम कलर का कोई ड्रेस पहन ले, है ना। पता चला कि हमारे पास ये हमारे पास पिंकी मैम है और ये वैशाली है। पिंकी हमारे पास धानी कलर की साड़ी पहन ली, नहीं साड़ी पहनेगी तो गिर जाएगी, छोड़ो साड़ी नहीं, कुछ और पहना देते हैं, ठीक है। ये पिंकी हो गई और वैशाली हो गई, है ना। पिंकी पहन लिया मान लो ऑरेंज कलर का कोई ड्रेस पहन लिया, और वैशाली बिल्कुल वहीं उसी जगह से, एक ही शॉप से ऑरेंज कलर का पहन लिया, तो सबसे जलन यहाँ होगी क्या, बताओ। ऐसा नहीं है ना, फालतू सबको बदनाम कर दिए हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों के अंदर ही बहुत सहनशीलता होती है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है, जल्दी बताओ। बताओ, उबलता हुआ पानी, बताओ उबलता हुआ पानी से, बिल्कुल नहीं। गर्म पानी, बिल्कुल नहीं। क्या होगी, भाप से, है ना। भाप क्या होती है हमारे पास, स्टीम। स्टीम क्या होता है, स्टीम से ही तो हम लोग बिजली बना रहे हैं ना, हाइड्रो से ही बनता है ना। तो स्टीम में क्या होता है, प्रेशर भी इसका हाई होता है और टेम्परेचर भी इसका हाई होता है। प्रेशर कितना होता है, 130 बार होता है, और टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर हमारे पास 535 हम लोग रखते हैं। टरबाइन कितने पर रोल करती है, 3000 आरपीएम पे। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो अधिक जलन किससे पैदा होगी, भाप से। क्यों, इसकी जो ऊष्मा होती है ना, गुप्त ऊष्मा बिल्कुल अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आज मंगलवार है, हम व्रत हैं, तो क्या हम खाना नहीं खाए इसका मतलब हम जिंदा नहीं है, पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर इसमें कौन सी एनर्जी काम कर रही है, इंटरनल एनर्जी, समझ रहे, इंटरनल एनर्जी हमारे पास काम कर रही है, मतलब गुप्त ऊष्मा, है ना। दुनिया को लग रहा है कि हाँ ओपी सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन हमको पता है कि यार मैंने एनर्जी जो इसके पहले कल जो खाया था ना, वो स्टोर है हमारे पास, ठीक। चलो आगे। वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं, जल्दी बताओ। वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं, जब भी कोई चीज़ तैरती है ना, तो उसका घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व कम होता है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये बात हमको छापो कि हमने ले लिया है अपने देखो, हमने ले लिया है मान लो एक इतना बड़ा 2 बोरी हमने ले लिया है, ये छोटा बड़ा हो गया क्या, आप सपोज करना कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, है ना। एक में हमने भर लिया सोडियम, एक में क्या भर लिया हमने, इसमें सोडियम मतलब Na, और इसमें भर लिया हमने पोटेशियम। अब बताओ कि दोनों में भार किसका ज़्यादा होगा, वेट किसका ज़्यादा होगा। एक बोरिया 50 किलो की बोरिया में हमने सोडियम भर दिया है, और एक 50 किलो की बोरिया में हमने पोटेशियम भर लिया है, दोनों में वजन किसका ज़्यादा होगा, जल्दी बताओ आप। जिसको नहीं समझ में आ रहा, एक बात ऐसे समझ लो, घनत्व की परंपरा क्या होती है कि आपने एक 50 किलो की बोरिया में एक बोरिया लाई भर लिया और एक बोरिया आपने चावल भर लिया। अब आप बताओ कि क्या अधिक होगा, तो कहोगे सर ये तो आसान है, क्या है, लाई है। तो इसी तरह से आप इसका भी बताओ, है ना। मंडली की आवाज साड़ी किसी को देखना नहीं है, ना ही आधुनिक आवाज साड़ी किसी को देखना, जल्दी बताओ। सरल लोलक की लंबाई किस पे निर्भर करती है, सरल लोलक की लंबाई आवर्तकाल पे निर्भर करती है भाई। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है टी बराबर क्या होता है, 2 पाई √L/g, है ना। तो लंबाई किस पे निर्भर करेगी, आवर्तकाल पे, है ना। जी तो कांस्टेंट रहता है किसी बिंदु एक पॉइंट के लिए। साथ ही साथ में ये भी बताओ क्या कारण है कि वर्षा की बुदबुद गोलाकार होती है, भाई पृष्ठ तनाव, ये तो बहुत बार पूछा गया। सरफेस टेंशन मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, विकिरण के माध्यम से, कैसे, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, याद है। किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आयतन सबसे कम होता है, ये भी प्रश्न में आ चुका है कि किस डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन सबसे कम होता है, तो है ना क्या होगा वो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलो आगे, क्या हुआ, सबके आंसर आ रहे हैं क्या। 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, बताओ। 2 निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, जल्दी बताओ आप। साथ ही साथ में ये बताओ कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। A बोल रहा है हमारे पास, ये मान लो इसका जो टेम्परेचर है A है हमारे पास 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है हमारे पास, इसका टेम्परेचर हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा किधर से किधर जाएगी, क्या A से B की तरफ जाएगी, या B से A की तरफ आएगी, या ऊष्मा जो है, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा ही नहीं, जल्दी बताओ। इनमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए आप, और क्यों ये भी बताओ। तो इसका आंसर आप देख लो कि 2 निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दर किस पर निर्भर करती है, वो करती है विशिष्ट ऊष्मा पर, गुप्त ऊष्मा पर, जल्दी बताओ।
की दिशा किस पे निर्भर करती है भाई? उनके तापमान पर। ठीक है, तापमान पर। आपका गुप्त ऊष्मा कितना भी हो, लेकिन जब तक आपका ताप टेम्परेचर में डिफरेंट नहीं है, क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, तब तक ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू क्या, ms डेल्टा T, है ना। एक पदार्थ के लिए तो यश दोनों तरफ बराबर होंगे। हालांकि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ जो होती है, ये भी मायने रखती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपने अपने तापमान पर। आपको पता होगा जो जब भी ऊष्मा जाएगी ए से बी की तरफ जाएगी, है ना, ए से बी की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में जब आप निकलते होंगे तो आपने जैसे ही आप कोचिंग जाने के लिए आपने साइकिल उठाया, जैसी बार साइकिल उठाया तो सबसे पहले आपकी हैंडल बहुत ठंडी लगती है, लेकिन जब पकड़े रहते हैं तो कुछ देर बाद क्या होती है, हैंडल को ठंडा नहीं लगता। असल में ठंडा क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके हाथ की जो ऊष्मा होती है और हैंडल पूरी चली जाती है, और हैंडल का और हाथ का ऊष्मा बिल्कुल क्या होता है, बराबर हो जाता है। जैसे आप कोचिंग सेंटर पे जाते हो ना, तो आपका हाथ बिल्कुल वैसे ही मुड़ा ही रह जाता है, सीधा ही नहीं होता। ठीक है, ये कंडीशन है, तो ये याद रखना। आगे चलें, ये लो, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है भाई? जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, जल्दी बताओ कितनी होती है? विशिष्ट स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 होती है ना। कितनी होती है? 1। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। एक बात और, इसको एक यूनिट और है जो कि जेईई में पूछा गया था। न्यूटन पर मीटर तो होता है, यदि हम ऊपर मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर क्या बन जाएगा? जूल। तो क्या हो जाएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक यूनिट था। एसएससी जेईई में पूछ चुका है, हर एक जेईई में पूछा जा चुका है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। आर यू क्लियर माई पॉइंट्स? कि सरफेस टेंशन को हम एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कहते हैं। कैसे? हमने मीटर से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ पढ़े हो, आपको पता होगा। ठीक है, कोण और घनकोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक रेडियन होता है, घनकोण का मात्रक रेडियन होता है। ताप के कितने स्केल है? 4 स्केल हैं। कौन सा? र्यूमर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। आगे चलें। ठीक है, क्या हुआ, सब लोग पढ़ाई कर रहे हो ना? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नया है, समझ में आ रहा है? जरा सुनो, ये जो बुक है ना, बुक का मैं नाम भी बता दूँ रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन है। पहली बात तो है राकेश यादव पब्लिकेशन, जो कि पैरामाउंट कोचिंग है दिल्ली में, अब तो कैरियर व्हील ऐप के नाम से भी होता है, ये भी है। और साथ ही साथ में YCT की भी बुक है, लूसेंट भी है। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर एक किताब को फॉलो मत करना। आप जीके जिसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं हर जगह का मैं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हर तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया के ताप पर, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा रहा है। भाई देखो, 2 तरह से होते हैं। यदि आप बचपन में पढ़े होंगे तो अभिक्रिया इस तरह से, हमने कहा आपने लकड़ी लिया, ये मान लो आपने लकड़ी लिया, ये लकड़ी लिया, लकड़ी को आपने क्या किया, हवा में जला दिया, है ना। जैसे जलाया तो क्या बन गया? क्या बन गया बताओ? ये बन गया हमारे पास ऊष्मा लगेगा। क्या मिलेगा? क्या निकलेगा हमारे पास? इसको कैसे बनाऊं, ये ऐसे ले लो। ये क्या बनेगा हमारे पास? हीट निकलेगी, ऊष्मा प्लस के क्या बनेगा हमारे पास? कुछ धुआं निकलेगा। यही तो होता है, लकड़ी गए, लकड़ी को जलाए, लकड़ी जलाने के बाद में ऊष्मा निकली और धुआं भी निकला। तो इस लकड़ी को हम क्या करेंगे? कार्बन है ये हवा क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है, प्लस क्या बन गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने, ये आपने केमिस्ट्री में बचपन में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं कि जब भी किसी चीज़ को हम रासायनिक समीकरण से व्यक्त करते हैं, क्योंकि लकड़ी जगह जगह तो बनाया हुआ मिलेगा नहीं किसी केमिस्ट्री में, हमने तो बना दिया आपको, लेकिन वहाँ पे एक फार्मूला लिखा रहेगा, C+O2 बराबर क्या हो गया? CO2। अब सुनो, जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं मेरे लाल? इसको कहते हैं हम अभिकारक। और इसे क्या कहते हैं हम? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? उत्पाद। कंफर्म हुआ? ठीक है, सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो अभिक्रिया के ताप पर नहीं, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। उत्पाद और अभिकारक की भौतिक अवस्था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभिक्रिया की स्थिर दाब पर की गई स्थिर आयतन नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये लो।
जल का अपवर्तनांक कितना होता है भाई? ये तो 1.33 होता है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठोस में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ठोस में ध्वनि की चाल होती है 5110 मीटर पर सेकेंड, और द्रव में 1440, और उसमें क्या बोलते हैं कि हवा में 332 पर मीटर पर सेकेंड। अब कहोगे सर निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं, ठीक है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, डाइन, वो नहीं जो रात में निकलती है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है कार्य बल का। ओ अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे हो गया है ना। बल का क्या मात्रक है हमारे पास? बल का मात्रक होता है डाइन, और 1 न्यूटन में 10⁻⁵ कितना होता है? 10⁻5 डाइन होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होता है। अरे याद रखना, जूल वही है जिसको हम न्यूटन मीटर लिखते हैं। आगे चलें। गजब कि मेरे स्टूडेंट हो आप लोग, मतलब किधर से छोड़ते नहीं। चलो इस सवाल का जवाब दो जल्दी से, है ना। ऊष्मा का जो चालन होता है कितने माध्यम से होता है? 3 माध्यम से होता है। एक होता है हमारे पास कंडक्शन, क्या होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सूर्य से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी किस माध्यम से आती है? सूर्य से जो ऊष्मा होती है हमारे तक किस माध्यम से आती है? कहोगे सर रेडिएशन के माध्यम से आती है। कन्वेक्शन क्या है सर? पानी को नीचे से जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है? पानी का एक अणु गर्म होता है, गर्म होकर हल्का होता है, फिर ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, देखो सुन लो ध्यान से। ये हमारे पास बॉक्स हो गया, नीचे से हमने क्या लगा दिया? नीचे से हमने आग लगा दिया। ये नीचे से हमने आग लगा दिया। ये मान लो हमारे पास इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पेन भी नहीं चल रहे। ये पानी के क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। जरा सोचो, सबसे पहले हीट ए गर्म होगा। मान लो हमारे पास जब ये गर्म होगा, ये मॉलिक्यूल्स गर्म होगा तो हल्का होगा, तो ये ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो इसका स्थान खाली हो जाएगा, तो ये तुरंत बगल वाला क्या कर लेगा? भर लेगा तुरंत। फिर ये गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये वाला भर लेगा। फिर जब ये गर्म होगा ऊपर जाएगा, तो फिर ये वाला नीचे आ जाएगा। ये होता है संवहन। और संवहन किस में होती है? द्रव और गैस में होती है। द्रव और गैस में क्या होती है? संवहन होता है। चालन किस में होता है? चालन ठोसों में होता है ना। हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड किस में होता है? केवल सॉलिड में क्या होता है? चालन होता है। ठीक, आगे चलें। तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ये ताप पर निर्भर करता है ना, तारे के तापमान पर। सापेक्ष आर्द्रता, देखो आर्द्रता ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। इससे मिलता जुलता नाम क्या है? एक हाइड्रोमीटर है। क्या है? हाइड्रोमीटर। ए स्पेसिफिक डेंसिटी को नापता है हाइड्रोमीटर। लेक्टोमीटर दूध मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है। वोल्टमीटर वोल्टेज मापता है। ठीक है, इतनी बार। डायनेमो क्या है सर? डायनेमो क्या होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी जो गाड़ियों में लगा होता है, क्या करता है? जो गतिज ऊर्जा होती है उसको कौन सी ऊर्जा में बदलता है? कमेंट बॉक्स में छापो, सब हमें नहीं बताने वाले। डेसिबल किसका मात्रक होता है? डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, मैनोमीटर से हम दाब मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। मेरे लाल सब याद कर लो। चलो अच्छा आगे, ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्वेश्चन को। निम्नलिखित में द्रव में कौन कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्र से होता है? वाष्पन मतलब क्या होता है? वेपोराइजेशन, है ना। जैसे आपको क्या हुआ कि यहां से आपने क्या हुआ कि एक में ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पे हमारे पास अब चिंटू यहां पे बैठ गया, ठीक है। कि अब क्या होगा कि हम इसमें क्या है कि यहां से पानी है, जैसे ही पानी उबलेगा, है ना, देहात में क्या कहते हैं, पानी जैसे ही उबलेगा तो यहाँ से धुआं निकलेगा, है ना, धुआं निकलेगा। यही बैठेंगे, चिंटू बैठ गया यहाँ पे। होगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तेजी से होता है? मिट्टी का तेल, जल, पेट्रोल, एल्कोहल। इसे हम क्या कहते हैं? ये होता है हमारे पास दारू, है ना। एल्कोहल क्या होता है? अच्छा एक बात और याद रखना, जो हमारे पास एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, याद रखो, CnH2n+1O। याद कर लो, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है।
एल्कोहल का सूत्र ये होता है एथेन CnH2n। एथेन, एथीन क्या होता है CnH2n, सॉरी H2n+2 होता है यहाँ पे एथेन का, ठीक है। एल्केन, एल्कीन CnH2n, और एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है CnH2n-2। ये बात आप याद रखना। एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल वही होता है जो दारू होता है। कौन सा दारू होता है, ये एथिल एल्कोहल होता है, मतलब एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन द सेंस कि मतलब सभी लोग पीते हैं, है ना। मुझे नहीं पता, मैं बिना पिए ही फुल नशे में रहता हूँ, ठीक है। चलो आगे, सब लोग खुश हो गए होंगे कि बात तो यहाँ पे दारू की आ गई। चलो आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्व पर आवेश कितना होता है, ये होता है आवेश होता है -1। हाइड्रोजन परिवार को हम X से डिनोट करते हैं, आपको इसका नाम याद कर लो। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। याद है क्या। पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसे कहते हैं, ओजोन परत को कहते हैं। किसको, ओजोन। और ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं हम, डाप्सन में नापते हैं। डाप्सन में ओजोन क्या करता है, यूवी रेड। जो लोग क्रीम नहीं लगाते उन पर ध्यान देंगे, हर एक क्रीम में यूवी रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट लेजर लाइट ट्रीटमेंट, ठीक है ना। वो यामिनी गौतम का प्रचार याद रखो। बैल उठने जा रही हो क्या, तो कहती नहीं मैं अपनी निखार बचाने जा रही हूँ, फिर आती है घूम के गर्मी से, तो फिर उनका निखार गायब हो जाता है। तब यामिनी गौतम कहते हैं लो ये लो फेयर लवली लगाओ। तो ये होता है हमारे पास कि उस किसी भी क्रीम में, जब भी क्रीम होता है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब भी आप पता चला क्रीम लगा के धूप में गए और दादा की क्रीम रिएक्शन कर गई रोशनी के साथ में, इसीलिए जितने लोग भी गोरे होने की क्रीम लगाते हैं वो धूप में नहीं जाते हैं, मालूम है क्या। चलो आगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, अरे निचली क्या परत, निचली छोड़ो, तुम सारी परत याद कर लो। क्या होता है, तस्मीन। लड़की का नाम याद रखना, तस्मीन। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, है ना। ये कौन कौन हंस रहा है क्लास में, बताओ। चलो, क्लास में कभी भी आपको हंसना नहीं है, क्योंकि जो सो रहे बच्चे हैं ना, जैसे वो जाग जाते हैं, इसलिए प्लीज आप मत हंसा करो। जो सो रहे हैं बेचारे वो भी जाग जाएंगे। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है, बैरोमीटर। क्या है, बैरोमीटर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये लो सवाल, ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग का क्वेश्चन आ गया क्या। गैस फ्लेम ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा होता है, देखो गैस फ्लेम होता है ना, अरे गैस फ्लेम छोड़ो, ये लो हमने बना दिया फ्लेम। ऐसा है क्या, यही तो होता है फ्लेम। मोमबत्ती हमने बनाने की कोशिश की है ना। तो जल्दी जरा बता दो यार, बड़ा अच्छा बन गया। गैस फ्लेम ज्वाला सबसे अधिक गर्म भाग क्या होता है, ये होता है हमारे पास, इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। और जो सबसे गर्म होता है उसका नाम क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, आगे चलें। सबसे अधिक गर्मी करनी हो तो कहाँ लगाओगे हाथ, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे कि यहाँ लगाओगे, जल्दी बताओ। ये लो सवाल, विद्युत मोटर और जनरेटर में कौन सा नियम कार्य करता है, अरे गंगा राम मांगे लान, गंगा राम मांगे लान। जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लेफ्ट मतलब बायां होता है, ठीक है। चलो अच्छा, विद्युत मोटर क्या होता है, मोटर क्या होता है, मोटर इज अ इलेक्ट्रिकल कम मैकेनिकल डिवाइस। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर इज अ मैकेनिकल कम इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आई होप यू आर क्लियर माई पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट, क्षेत्रफल को आधा कर दें तो दाब कितने गुना बढ़ जाता है। क्षेत्रफल आधा में लाल याद रखना, प्रेशर इज इक्वल टू F बाई A। F इज व्हाट, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, नॉट ओनली फोर्स, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। इफ यू टॉकिंग अबाउट, आई विल राइट डाउन A बाई 2, सो 2 विल बी द ऊपर चला जाएगा और एक 2 टाइम्स हो जाएगा, P इक्वल टू के 2 टाइम्स ऑफ F बाई A। इट मीन्स ये पुराना प्रेशर आ गया क्या, मतलब दाब क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दाब 2 गुना बढ़ जाएगा। नहीं विश्वास है ना, हमें भी नहीं होता था। सुनो, आप 2 पैर पे खड़ा हो रहे हो, अपने शरीर का दाब बढ़िया से झेल रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है। आप एक काम करो, एक पैर पे खड़ा हो जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। एक पैर पे, अभी नहीं, एक पैर पे खड़ा हो जाओ, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि यार मैं अब गिरने वाला हूं, मैं अब गिरने वाला हूं। क्यों, क्योंकि आपके पूरे शरीर का भार एक पैर पे हो गया है। इसका मतलब कि दाब बढ़ गया है, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे, बहुत अच्छे लड़के हो तुम लोग। जिंक पर कितना आवेश होता है, ये जिंक पे 2 आवेश होता है प्लस का, Zn 2 प्लस होता है भाई।
कैथोड की प्रकृति कैसी होती है? देखो सुनो, जो देखो हमारे पास जो बैटरी होता है ना, मैं बैटरी बना लूँ क्या? बताओ, मैं बैटरी बना लूँ? देखो बैटरी बना देता हूँ, ये अरे यार ठीक है। मेरे दोस्तों आप थोड़ा सा क्या रखो यार, क्या कहते हैं उसे, पैसेंस। ये होता है कि हमारे पास निगेटिव को हम एनोड कहते हैं, निगेटिव को हम कैथोड कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। इसे हम कहते हैं एनोड, और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है? विद्युत अपघट, ये भी याद रखना। बल्क बीमा क्या होती है? हमने बता रखा है क्या? mL/-2 है ना, और हमने निकालने भी बता रखा है। क्यों राकेश जी, बताया कि नहीं बताया है? विदित जी बताओ जल्दी यार, क्या हुआ? कमेंट नहीं चल पा रहा है। चलो पढ़ाते हैं, नहीं टाइम तो चल ही रहा है। कमेंट, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी की बात आई है ना। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें अच्छे से बात करेंगे। पृथ्वी क्या कारण है कि पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य? आप हमेशा लड़ाई करते हो कि हाँ पृथ्वी गोल है कि अंडाकार है, चपटी है। हम लोग डिटेल में बात करें पृथ्वी के गोलाकार होने के साक्ष्य क्या क्या हैं। क्यों न्यूजीलैंड के लोग ऑस्ट्रेलिया या फिर इन लोगों के, ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत काले होते हैं, न्यूजीलैंड के लोग या फिर बाकी जगहों के लोग आखिर गोरे क्यों होते हैं? जो भी कर्क रेखा विषुवत रेखा पे आ रहे हैं वो बहुत काले हो जा रहे हैं, लेकिन जो हम 23.5 डिग्री के ऊपर की बात करें वहाँ के लोग हमेशा इतने गोरे क्यों हो गए यार, है ना। हम इस पर भी बात करेंगे लेकिन ज्योग्राफी क्लास में। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उष्मा की अच्छी परावर्तक, उष्मा की खराब परावर्तक, एक उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, उष्मा के खराब अवशोषक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छी विकिरक भी है और अवशोषक भी है, ठीक है। यदि सोचो जरा कि यदि अवशोषक न हो, है ना, यदि अवशोषक न हो और विकिरक न हो तो क्या होगा? जरा सोच के बताओ एक बार, है ना। तो इसे सी स्टेनोग्राफर में इसका जो करेक्ट आंसर आया था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो अरे यार ये भी आ गया क्या? ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ जल्दी से। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक बात और सुनो, दाब का मात्रक बार भी होता है ना। और एक बात और सुनिए कि ये मात्रक आता कहाँ से? क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। क्योंकि पिंकी एक बार गलती कर दी थी, है ना, तो याद रखना पिंकी मैम, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किमी पर सेकेंड। विदित जी कह रहे हैं कि सर मैं पलायन, जैसे इनको है कि इन्होंने महाभारत देखा था, इन्होंने कहा कि सर भीम जी ने जो हाथी घुमा के फेंक दिया था ना वो नीचे आया ही नहीं। हमने कहा ठीक है आप भी फेंक सकते हो, है ना। तो विदित जी क्या किए? राकेश जी भी साथ में थे, इन्होंने क्या किया कि उठाया एक मतलब कैनवस की बॉल, इन्होंने एकदम सोचा कि झुमा के हम कितना स्पीड, कितना 11.2 किमी पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। राकेश जी तुरंत उठा के क्या करते हैं? गेंद को विदित जी एकदम ऊपर फेंकते हैं, पता नहीं चला है दोनों लोगों का, ठीक है। अभी भी वो लोग बढ़ती हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इतना स्पीड आ ही नहीं सकती कि आप इसको फेंक सको ऊपर, ठीक है। मजाक करते, दिल पे मत लेना राकेश जी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 × 10 से घाते कितना? 24 kg होता है। त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है। दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या होता है? F = के G m1 m2 अपान के r²। दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या होता है? F = के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। F = के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। अरे बोलो हाँ, मैं मेरी राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मुझे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है। आप बोर भी तो हो रहे हो, क्योंकि मूवी होता तो 3 घंटा देख लेते, पढ़ाई है तो फिर दिक्कत हो रही देखने में, ऐसे होती है तैयारी। चलो आगे, बस यही है ना, मेरी मजबूरियां को समझो साहब। चलो आगे। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? भाई क्यों? क्योंकि हम लोग ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा कपड़े क्यों पहनते हैं? अपने आप को इंसुलेट करने के लिए, अपने अंदर की उष्मा को बचाने के लिए, ठीक है। तो जब 2 कमीजों को दो नीचे से पड़ते हैं उष्मा का विकिरण नहीं होता। भाई गलत है, कितना भी पहन लो उष्मा निकल ही जाएगी, ठंडी लगेगा ही। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम से रूप में कार्य करती है। 2 कमीजों के बीच में वायु की परत रोधी माध्यम से काम करती है, ऐसा है क्या? नहीं। 2 कमीजों के बीच में वायु की परत कुचालक के रूप में कार्य करती है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है कि 2 पतली कमीजों अधिक मोटी हो जाती हैं और अतः उष्मा सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। क्या सबकी एनर्जी चली गई क्या? जल्दी बताओ सब लोग, एनर्जी चली गई क्या सबकी? जल्दी बताइए। उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है
है ना। जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ, तब तक मैं बता दूं। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी ये कहाँ से घूमती है? पूरब से पश्चिम। इसका जो ध्रुवीय व्यास होता है, ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना होता है? 44 किलोमीटर, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले 1520 में पृथ्वी की मैगलन ने यात्रा की थी, जल यात्रा। उन्होंने कहा था कि जहाँ से वो चले थे वहीं फिर आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसीलिए पृथ्वी शायद गोल है क्या। चलो बाद में बात करेंगे ज्योग्राफी की। सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास विकिरण के द्वारा। सूत्र क्या होता है बता दूं? सूत्र क्या होता है बता दूं क्या? Q होता है रो ए टी के पावर कितना? 4, है ना, टी के पावर 4। तो आप सिर्फ इतना समझो, है ना, कि विकिरण के द्वारा जो होता है टेम्परेचर हमारा, वो बहुत तेजी से प्रसारित होता है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। और प्रकाश कितने में? 8 मिनट 22 सेकेंड। अरे याद है कि तो सबको याद है यार। इक्को के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए? जल्दी बताओ। इक्को के लिए आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, फिर कहीं भी देखा होगा, तो एक बार वो हेलो बोलेगा तो दो तीन बार हेलो 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 आता है। कभी देखो जिंदगी में मैक में कोई एक बार हेलो कहेगा, 3-4 हेलो हेलो आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इक्को करने के लिए कम से कम 16 मीटर की डिस्टेंस चाहिए आपको। पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। उसमें विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यात्रा करती है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, है ना। उसमें विकिरण की अमान्य लक्षण क्या है? सरल रेखा में चलती है, ऐसा कभी नहीं है। सभी दिशाओं में चलती है, ऐसा भी नहीं है। ये भी तो है ही है। सबसे अमान्य लक्षण ये है कि ये प्रकाश की गति के साथ चलती है। मतलब इसकी भी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये लो। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? जल्दी बताओ। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? कांच, तांबा, सीसा, जल। सॉरी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास? जल। इसीलिए जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। इसीलिए जब भी रेडिएटर होगा, जब भी आपकी गाड़ी, कार, बुलेरो, जब भी कोई भी गाड़ी, ट्रक गर्म हो जाती है तो उसमें पानी डाला जाता है रेडिएटर में। क्रॉस टाइप हीट एक्सचेंजर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा HMT में, हीट मास ट्रांसफर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है। जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि? जल्दी बताओ। और गर्म पानी का छिड़काव ठीक है, रहने दो, चाहे शीशा हो या दिल हो, है ना, टूट ही जाता है। आप सब लोग मायूस मत हो जाओ, ठीक है। पढ़ाई की बात हो रही है, तुरंत पहुंच जाते हो अपनी पुरानी दुनिया में, है ना, चाहे शीशा हो या फिर। तो जब भी जानते हो रीजन क्या है ना, कि शीशा जब गर्म होता है तो एक्सपेंड होता है, ठीक है। जब गर्म होता है तो एक्सपेंड होता है। तो जैसे ही आप पानी छिड़काव करोगे तो हमेशा वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा, और सिकुड़ने में ही वो क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो आप जो कोई शीशा है, शीशा कुछ इस तरह से है, जब आप पानी का इस पर छिड़काव करोगे तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, है ना, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, तो वो क्या होगा? बिल्कुल से टूट जाएगा। तो गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है ना। बिल्कुल सही इसका आंसर है। तो आज की क्लास में बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग अच्छे से परफॉर्म किए, और उम्मीद है इस PDF में डाल दूंगा, बिल्कुल आप इस PDF से बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अब मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप तैयारी कर रहे हैं अपने घर को छोड़कर, चाहे जहाँ भी आप होंगे, या अपने घर में ही तैयारी कर रहे होंगे, तो अपने निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन प्लानिंग करते होंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप डेली उठ के पहले प्लानिंग कर लिया कीजिए, डायरी में बना लीजिए कि मुझे आपको दिन भर में कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे बाकी काम करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक बार सिलेक्शन नहीं होता ना, तो जो उस समय की जो मार होती है ना, वक्त, आज कोई थप्पड़ आपको मारेगा, आप सह लोगे, रो लोगे, चुप हो जाओगे। लेकिन जब वक्त आपको मारेगा ना, आप झेल नहीं पाओगे, जिंदगी भर रोओगे और कहोगे काश मैं ऐसा होता। आप कम से कम रोल मॉडल बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सबके दिमाग से मैं 1 मिनट यदि बात करूं, खैर छोड़िए, जाने दिए, मैं कल ये बातें करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। एक्चुअली मैं सफल इंसान कहते किसे हैं, ये बात मैं कल करूंगा आपसे, कि सफल हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।